संभाल रही, क्या चाहिए आपको, क्या लोगे, पूरा देश संभालोगे, प्रधानमंत्री भी आप ही बन जाओ ना, क्या करते हैं हम, झोला उठा के चल देते हैं। एक ही सवाल आप 3 बार घुमा फिरा के पूछ रही हैं, आप मुझसे कुछ कहलवाना चाहती हैं लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24 और हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल और सर अपना पहले आप परिचय दीजिए। देखिए, मेरा मुख्य रूप से मैं एक समाज सेवी, मेरा मुख्य मानवाधिकार के लिए जी मैं कार्य करता हूँ। जी बायोडीजल के उत्पादन में भी मेरी, वैकल्पिक ऊर्जा के संबंध में भी मेरी रिसर्च और मेरा योगदान है, मैं उसमें भी काम करता हूँ। जी महिला उत्पीड़न, नारी उत्पीड़न, सामाजिक कार्यों में मेरी अपनी एक रुचि है, जिसमें मैं सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहा हूँ। कृषि के सुधारों में, कृषि के लिए भी, कृषि में किसानों के लिए भी मैं कार्यरत हूँ। विभिन्न मीडिया। हाँ, तो सर आज का हमारा जो टॉपिक है वो महिला सशक्तिकरण पे है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप महिलाओं के बारे में क्या मतलब बता सकते हैं, क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि आप महिला सशक्तिकरण पे क्या कहना चाहते हैं? मैं इससे भी आगे चलता हूँ। नारी तू नारायण, नारायण का नारायणी पूरे संसार को चलाने वाली महिला है, आधी आबादी। हमारा समाज अपनी पुरानी चीजों से निकल नहीं पा रहा। अभी एक तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न से तात्पर्य ये था कि ये नियंत्रण में, इनको नियंत्रित करना होता है। आप आज भी तारीख में देखोगे, सुपर शक्तियां जितनी भी हैं, उनको अपार क्षमताएं जिनको होती हैं, उनको कहीं ना कहीं से नियंत्रित करना पड़ता है। नारी तो नारायणी, नारी का आज के तारीख में, आज के परिवेश में नारी की भूमिका बिटिया से लेके माँ तक नारी की भूमिका, आधी आबादी नारियों की है, आधा कंट्रोल उनका, आधी दुनिया पर उनका कंट्रोल। तो फिर अब नारी अबला रही नहीं। एक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम इनका शोषण करेंगे, ये हमसे बेहतर कैसे हो सकती है। किस क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम नहीं लहराया, आकाश पाताल, धरती पर भी तो चल ही रहा है, आकाश पाताल में भी आप देख रही हैं। तो नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता दोबारा क्यों पड़ रही है? वो पड़ इसलिए रही है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अशिक्षा जो है उसका मूलभूत कारण रहा। लेकिन अभी क्या है, जिससे किसी सरकारें आई हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल से नारी शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, काफी सराहनीय कार्य हो रहा है और काफी तेजी से इस विषय में प्रगति भी हो रही है। जी जी। तो सर ये बताइए कि नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? नारी को सशक्त करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, नारी खुद ही अपने आप में सशक्त है। जो आदमी सृष्टि की रचना कर सकती हो, एक पुरुष को जन्म दे सकती हो, एक समाज को जन्म दे सकती हो। सोचिए, एक हड्डी टूटने में कितना दर्द होता है, वो कितना पीड़ा सह करके किसी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती, तो उसको सशक्तिकरण की तो जरूरत नहीं होती है। ये हमारे हम उसकी महत्वता को स्वीकार नहीं कर पाते, हम उसके बड़ेपन को स्वीकार नहीं कर पाते जी। हम पुरुष समाज हैं, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है हम लोग कि मैं सुपीरियर, पुरुष प्रधान रहा। लेकिन आप पिछले पुरुष प्रधान रहा नहीं, ये दिमाग का फितूर है। गार्गी, पता किनका नाम लो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पता नहीं कहाँ से, इंदिरा गांधी को देखो आप। जी। देखो आज की तारीख में, आज आपने अपने राष्ट्रपति को देखो, महामहिम राष्ट्रपति को। तो नारी सशक्तिकरण ये मन में बना हुआ है कि हम इनको आगे नहीं बढ़ना, वो चीज अब कंट्रोल नहीं है, अब निकल चुकी इनके हाथ से, पुरुषों के हाथ से। नारी सशक्त है, अब इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना है, शिक्षा और संतुलन।
संतुलन से मतलब ये है कि आज की तारीख में जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, थोड़ा सा संयम की जरूरत है कि भाई परिवार को कैसे लेके चलना है। मैं बहुत ठोस बात कह रहा हूँ, कईयों को बुरा लगेगा, जिसको लगे लगता रहे। नियंत्रण होना चाहिए परिवार में, परिवार का नियंत्रण होना चाहिए और हमेशा सुपर पावर को कंट्रोल करने की कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो शिक्षा एकमात्र है जो नारी सशक्तिकरण के लिए सर्वमान्य समाधान, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई जरूरत नहीं। सर ये बताइए कि सरकार तो महिलाओं के लिए, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को जरूरत ही नहीं है, नारी खुद सशक्त है, लेकिन फिर भी सरकार बहुत सारी महिलाओं के लिए योजनाएं लाई है। उज्ज्वला योजना है, हेल्पलाइन योजना है, महिला हेल्पलाइन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजनाएं हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फिर ये सरकारी योजनाएं क्यों ला रही हैं, ये बताइए। अगर खुद नारी सशक्त, हमारे समाज में हाथ में ये 5 उंगलियां, पांचों बराबर नहीं है जी। हर तबके में कुछ गरीब भी है, कुछ दबे कुचले भी हैं, कुछ शोषित भी हैं, कुछ मनबड़ भी हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल भी है जी। उज्ज्वला योजना, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, नारी शिक्षा। उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जहां नारी शिक्षित होगी, साक्षर नहीं, तो मैं अभी कह रहा हूँ साक्षर नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं होना, शिक्षित होना, सुशिक्षित होना। जहां सुशिक्षित हो गई, किसी योजना की जरूरत नहीं है, साथ साथ हर चीज में तो उसको बराबर का अधिकार है। किस चीज की जरूरत है उसको बताओ ना। जी जी। ये बताइए कि देवेंद्र जी, ये बताइए कि सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दे सकती है? हाँ, ये इस सवाल पर मुझे थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है। ये बताओ जी, पुरुष कमा के लाता, रखता कहाँ? रहता तो नारी के पास ही है। तो नारी को धन की जरूरत कहाँ है? नारी तो खुद लक्ष्मी है, समाज को उसने हमेशा दिया है। नेताजी सुभाष बोस जब आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय एक महिला गहना लाई और रख दी, कहीं सा भी लो, मेरी पूरी पूंजी है। लोग, उनकी आंख में आंसू आ गए। द्रौपदी मुर्मू जी का एक उदाहरण आपके सामने है। कहाँ उनको कहाँ पैसे की जरूरत है? शिक्षा, आप शिक्षित होइए, सब कुछ हो जाएगा। शिक्षित होइए, साक्षर नहीं, शिक्षित होइए, सब हो जाएगा। एकमात्र उद्देश्य शिक्षा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई महिला है, अगर वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है, तो वो कहाँ से आर्थिक मदद कहाँ से लेगी? मतलब सरकार क्या करेगी इसके लिए? आई नो कि वो बैंक में जाएगी, लोन लेगी। जरूरत ही नहीं, सरकार से क्यों लोन लेने जाओ? आप क्या कर सकते हो? अपनी क्षमता को आप डेवलप करो। आप पढ़ सकती हो, आप पढ़ी लिखी हो, शिक्षा पढ़ा सकती हो, ठीक है। आप पढ़ी लिखी हो, पढ़ा सकती हो। आप हाथ का काम जानती हो, हाथ का काम कर सकती हो आप। जी जी जी, लेकिन एक मिनट, आप सही बोल रहे हैं कि हम हाथ का काम कर सकते हैं, या फिर महिलाएं जाके वहाँ क्या बोलते हैं पढ़ा सकती हैं, जो भी उनके पास शिक्षा है वो जाके उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम खुद से स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो महिलाएं वहाँ पे कहाँ जाएंगी? जी, सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करने के लिए या महिलाओं को लाभ देने के लिए एक आरक्षण या प्राथमिकता का प्रावधान किया। कोई महिला छोटा उद्योग लगाना चाहती है, कुटीर उद्योग करना चाहती है, महिला समूह के माध्यम बनाना चाहती है, आज आप जाएंगे किसी भी ब्लॉक पर तो स्वयं सहायता समूह, जी जी, महिलाओं स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी से इस विषय पर काम कर रही है और उनका काम है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, 10 महिलाओं को, 15 महिलाओं को, 20 महिलाओं को, 30 महिलाओं का एक समूह बना करके वो कोई भी एक काम, सरकार काम उनको दे रही है। स्कूलों के ड्रेस सिलना, अगरबत्ती बनाना, चाक बनाना, वो चल रहा है। लेकिन आप आगे आइए, काम तो करिए, आप काम तो सीखिए, करना तो चाहिए आपको। सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। आप सरकार से क्या ले सकते हो ये आपको तय करना, सरकार आपको घर में लाके नहीं। जी बिल्कुल। ये बताइए कि जो महिलाएं पुरुष प्रधान क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? निर्भीक होकर काम करें, निर्भीक होकर काम करें जी। उसमें उनको सलाह की जरूरत है। जो पुरुष प्रधान समाज में काम कर रहे हैं, उनको सलाह की जरूरत ही कहाँ रह गई?
आज महिला आईएएस है, आज महिला पीसीएस है। वो किरण बेदी का नाम आप देख ही रही हैं, जिसने इंदिरा गांधी की गाड़ी तक उठवा ली, इंदिरा गांधी की गाड़ी तक उठवा ली, प्रधानमंत्री की गाड़ी उठवा के चालान कर दिया। एक महिला, ये पावर किसी, आज तक कभी आपने सुना है किसी पुरुष ने किसी प्रधानमंत्री की गाड़ी उठा ली हो? किरण बेदी का नाम आप देखिएगा तो उसने उठा के इंदिरा गांधी गाड़ी तक चालान कर दिया। लोग काटते रहते। ये स्टेमिना उन्हीं के अंदर है, महिलाओं के अंदर ही है। जी देवेंद्र जी, ये बताइए कि जो महिला सशक्तिकरण है, आपके अनुसार उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है महिला सशक्तिकरण के लिए? पहले बाधा ये थी कि एक ही बाधा थी, ईगो। एक मन में था कि भैया अब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं पुरुष प्रधान सुपीरियर है। वो चीज, वो मीठा कब टूट चुका है। अब वो चीज आप रिजल्ट देखो, हाई स्कूल का, इंटर का, सीबीएसई का, कोई भी रिजल्ट देखो, महिलाओं का परसेंट 50% से ऊपर होता है हर क्षेत्र में। क्यों होता है भैया? कहाँ भी थक रह गया तो फिर खत्म बात। अब ये तो दिमाग का फितूर है कि महिलाओं को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है। हाँ, इससे आगे से चीज कहता हूँ, इसमें एक चीज और, अपराध थोड़े बढ़े। जैसे जैसे विकास होता है तो दोनों चीजों में विकास होता है, विकास में विकास होता है और विनाश के सिस्टम में भी विकास होता है। अपराध बढ़े, छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं, शोषण के मामले बढ़े हैं। तो इसके लिए फिर क्या है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, कानून की जानकारी। आप कि अपराध के मामले बढ़े हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि अपराध खत्म हुए हैं, कम हुए हैं पहले से। नहीं खत्म हो सकता है, कम हुआ है पहले से, ये कहना है। नहीं हो सकता कम, मेरा मानना नहीं। मैं ये मानता हूँ कि दोनों चीजों का विकास हुआ, अपराध भी बढ़े हैं और विकास भी बढ़ा है, हो रहा है। जी, सरकार ये क्यों कह रही है कि अपराध कम हुआ है? सरकार ये कह रही है, सरकार का जो कहना है कि अपराध कम, सरकार जो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन जो करती है, सरकार का एक आंकड़ा है कि पहले इतने आंकड़े होते थे और दब जाते थे, अब सारे आंकड़े उजागर हो गए। अब सोशल मीडिया पे हर चीज में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, आप कोई चीज छिपा नहीं सकते हो। आप मीडिया छिपाता है कोई चीज, टेलीमीडिया छिपाएगा तो फेसबुक ट्विटर और दुनिया भर के पुराने क्या व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से तुरंत बढ़ जा रहा है। बढ़े, जब विकास होगा तो दोनों चीजों का विकास होगा ना। मैं आपको दूंगा तो किसी से तो लेकर दूंगा जी। आप किसी को कुछ दोगे तो किसी से लेकर तो दोगे, किसी का तो कहीं ना कहीं से डाइल्यूशन तो होगा, कहीं ना कहीं से डाइवर्जन तो होगा। तो जो डाइवर्जन होगा तो विकास होगा, तो विनाश भी बढ़ेगा। दोनों चीजें हैं। तो उस तरह से अपराध भी बढ़ा, लेकिन इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए आपको कानून की सीमाएं भी बढ़ी है, आपकी कानून की सुरक्षा भी बढ़ी है आपकी। आज आप एक कॉल पे 112 नंबर आपके यहाँ है, चाहे बाकी जगह कई जगह पर 100 नंबर के नाम पे पुलिस आपके तुरंत पहुंच रही है दरवाजे पे। आप फोन करिए, आईजी डीआईजी सारे, आज की तारीख में तो आप आईजी डीआईजी को सीधा ट्वीट करके मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं उठा तुरंत मैसेज कर सकते हो। सोशल मीडिया पे तो पावर ही है। तो अपराध भी बढ़े हैं, तो आप जागरूक है, नहीं होगा जी। जब महिलाओं की बात हो रही है तो अभी हाल ही में एक केस आया था श्रद्धा और अफ्ताब का, तो इस पे आप क्या कहना है कि अफ्ताब ने उसकी 36 टुकड़े कर दिए थे एक लेडी के, और पुलिस को, वहीं दिल्ली में रह के पुलिस को पता नहीं चला, बाद में पता चला। मैं अगर इस पर कमेंट करूंगा तो इसको गलत तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे। मुझे इस पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बताइए जी, आपके समाज में मैं कठोर टिप्पणी कर रहा हूँ, बुरा लगे जिसको लगता रहे, जिसको केस करना होगा करता रहेगा। ये बताइए, लिव इन रिलेशन का हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में कहाँ पर जगह है? कहीं है जगह? जी। आप बालिका थी, आप अपने माता पिता को छोड़ करके, माता पिता के दबाव में, मॉडर्न होने के नाते, मॉडर्न होने का ढोंग करके आप घर छोड़ के किसी और के साथ जब रहोगे, इसलिए मैंने पहले शुरू में ही कहा कि नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण माँ और बाप या अभिभावक का एक नियंत्रण इसके लिए जरूरी है। 36 टुकड़े किए, उसने क्या किया मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं उसकी, लेकिन कहीं भी लिव इन का हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ शादियां होती है, अरेंज मैरिज होती है, हमारे यहाँ शादियां होती है। और आज तक कोई अरेंज मैरिज ऐसी नहीं आई होगी जो टूटी होगी। हमारे यहाँ तलाक का प्रावधान ही नहीं है। हमारे यहाँ डोली आती है और अर्थी जाती है। आज तक
हमारे यहाँ कभी तलाक का प्रावधान नहीं है हमारे समाज में। कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज नहीं है, फिर इतनी दहेज के लिए लड़कियां चलाई क्यों जाती हैं? तो ठीक है, हमेशा उनको प्रताड़ित किया जाता है, चलाई जाती है, ऐसा क्यों होता है फिर? तो लव मैरिज भी कितने दिन टिक रही है? सबसे ज्यादा केसेस ऐसे ही आते हैं। लव मैरिज भी कितना टिक रहा है, वो भी कितना टिक रहा है। मिथक हर जगह, मिथक कहीं ना कहीं मिथक, मैंने पढ़ा ना, अपराध घटे नहीं, मैंने पहले ही कहा, मिथक कहीं ना कहीं। आप जागरूक होइए ना, दहेज मांगा जा रहा था अपनी, तो फिर दहेज कानून का लाभ लीजिए ना आप। जी जी जी, उसका लाभ लीजिए, क्यों नहीं हो रहा है जी। दहेज पीड़न हो रहा है, दहेज पीड़न का उसका लाभ लीजिए आप चाहते क्यों हैं? आप उजागर करिए ना इस चीज को। जी, ये तो आज तक दहेज पीड़न का जो मामला है, उसका मेरा जो आकलन है, उसका सिर्फ एक तरह से धमकाने, शोषण करने के लिए इस्तेमाल रहा है। दहेज का मामला 7 साल बाद 8 साल बाद दहेज का मुकदमा करते हैं लोग, 6 साल बाद मुकदमा करते हैं। तो वो क्या है, 6 साल तक दहेज नहीं मांगा, 6 साल बाद दहेज मांग रहा है अगला जी। तो कई मिथक से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। कानून की सही जानकारी, सही उपयोग हमको करना पड़ेगा। जी। ये बताइए कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की क्या भूमिका है? देखिए, एक ही सवाल आप 3 बार घुमा फिरा के पूछ रही हैं। आप मुझसे कुछ कहलवाना चाहती हैं लग रहा है, मैं वो कहने वाला नहीं। भारत में महिला सशक्त है, सशक्त नारी, सबल नारी। यहाँ जो है आप 50% आरक्षण, चुनाव में भी 30% आरक्षण है हमारे यहाँ। इससे ज्यादा क्या चीज इस दुनिया के किसी देश में है? बताइए, अमेरिका कहीं नहीं है। तो अब इससे ज्यादा क्या सबलता लेंगे आप लोग? हमारे यहाँ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, हमारी राष्ट्रपति महिला है, तो हमारे IPS कई जिले की कमान जो है, हमारे देश में कई जिलों की कमान जो है DM के रूप में महिलाएं संभाल रही। क्या चाहिए आपको? क्या लोगे? पूरा देश संभालोगे? प्रधानमंत्री भी आप ही बन जाओ ना, क्या करते हैं? हम झोला उठा के चल देते हैं। जी। जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, और अभिभावक अपने नियंत्रण में रहे, अपनी मर्यादा, अपनी सीमा। समुद्र भी अपनी सीमा लांघता है तो सुनामी आता है। तो सीमा का क्या मतलब है? सीमा का मतलब ये है कि जितना दायरा आपका हो, ये दायरा आप निर्धारित करें कि हमको क्या करना है। आप पारिवारिक, उसके लिए बहुत सारी चीजें उसमें काउंट करती हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि काउंट करता है, आपका सामाजिक पृष्ठभूमि काम करता है, आपकी शिक्षा जोड़ ली जाए, सारी चीज जोड़ ली जाए। मेरी बात बहुत सारे विरोधाभास होगा आपके साथ जी। तो ये सारी चीज दायरे को लेकर के आप आगे बढ़िए, और हम 50% आबादी का नेतृत्व करती हैं आप लोग, और इसको बहुत अच्छा तरीके से, और अच्छा, हम तुम्हें तो लगता है 50 नहीं, आप 60-65% पर आप लोगों का कब्जा है। 50 पे आप लोग 30% आप लोग आ रही थे, तो बाकी 70 में आप लोग आधा ले लेते हो, तो 35 उसमें ले लिया आपने, 30 इधर 75, 60, 65 तो आप लोगों का हो जाता है। खुद ही है इसमें आप लोगों का, तो कहाँ नारी कम जरूरत? कोई शिक्षा की जरूरत नहीं। हाँ, रही बात, मैंने एक चीज और आपको कही थी, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। आपके अधिकार क्या है? अधिकारों के साथ साथ आपके कर्तव्य भी। संविधान में भी आपके अधिकारों के साथ साथ आपके दायित्वों का भी उल्लेख किया गया कि आपके दायित्व क्या है। तो अधिकार तो आप मानते हो, ठीक है, लेकिन अपने दायित्वों का भी तो निर्वहन करो। समाज में हर आदमी को अपने दायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए। आपके कर्तव्य निर्धारित हैं, आपके अधिकार में निर्धारित हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक दायित्व भी आपके हैं, उन पर भी आप अमल करें। जी जी। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल से, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार दर्शन 24 न्यूज।